पिछले वीडियो के अंदर नर जनन तंत्र है वो टॉपिक शुरू किया था। तो नर जनन तंत्र है उसमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में वृषण पाया जाता है। तो वृषण की हम संरचना पढ़ रहे थे। तो वृषण की संरचना में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो वृषण की संरचना है, इस पर वृषण की संरचना में दो आवरण पाए जाते हैं इसके चारों ओर, ट्यूनिका वेंजाइलिसिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में हमने क्या पढ़ा था कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो अंदर वाला आवरण होता है और ये अंदर की ओर वल्लित होकर पालियों का निर्माण करता है। और वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 से 300 वृषण पालियां हैं वो पाई जाती है। जो वृषण पाली है, इस वृषण पाली के अंदर 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। यानी प्रत्येक वृषण पाली के अंदर 2 से 3 क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, इस शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर एक तरल संयोजी उत्तक है वो पाया जाता है और यह संयोजी उत्तक तरल प्रकार का होता है। इसे अंतराली तरल या संयोजी तरल कहते हैं। जो अंतराली तरल या संयोजी तरल है, इसकी कोशिका को अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं। और यह अंतराली कोशिका है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है और इसके द्वारा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, फिर हमने इसके कार्य पढ़े। तो यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसके कार्य है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, सहायक जनन ग्रंथियों का विकास करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य हो गए। फिर हमने क्या पढ़े कि जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं जो कि पालियों के अंदर पाई जाती है, वो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें 2 स्तर होते हैं, बाहरी स्तर को ट्यूनिका प्रोपेरिया और आंतरिक स्तर को जनन उपकला स्तर कहते हैं। और जो शुक्र जनन नलिकाओं का आंतरिक स्तर है, उस आंतरिक स्तर के अंदर 2 कोशिकाएं होती है। जनन उपकला आंतरिक स्तर है, जनन उपकला, और जनन उपकला में 2 कोशिकाएं होती है। एक तो होती है शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका वो तो शुक्राणु निर्माण का काम करती है, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, ये शुक्राणुओं को आलंबन, पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। परिवर्तन के समय अपने शीर्ष में शुक्राणु इन्हीं के अंदर धसे रहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं से इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन के स्रवण का विरोध या प्रतिरोध करता है। और सर्टोली कोशिकाओं से एंटी मुलेरियन हार्मोन भी स्रावित होता है जो सर्टोली कोशिका और जो भ्रूण में मादा जनन के विकास को अवरुद्ध करता है। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे से वृषण की सभी शुक्र जनन नलिकाएं केंद्र की ओर सीधी रहती है और पृष्ठभाग की ओर जाकर जालनुमा संरचना बनाती है जिसे वृषण जालक कहते हैं। यानी वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं वो केंद्र की ओर तो सीधी है और केंद्र से जैसे ही वो ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर की ओर जाकर जालनुमा ऐसी संरचना बना लेगी और इस जालनुमा संरचना को वृषण जालक कहते हैं। इसी से एक नलिका निकलती है जिसे शुक्र अपवाही, ठीक है, जो जालनुमा संरचना है इसी से ये नलिका निकलेगी जिसे शुक्र अपवाही या वासा इंफ्रेसिया कहते हैं। यह अधिवर्षण में जाकर खुलती है और ये कहाँ खुलेगी, अधिवर्षण में जाकर। ठीक है, अगला भाग है अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अधिवर्षण। अधिवर्षण देखो, यह एक पतली 6 मीटर लंबी कुंडलित कोमा के आकार की संरचना होती है। यानी पतली 6 मीटर लंबी और कुंडलित कोमा के आकार की संरचना होती है। इसमें संयोजी द्रव्य भरा रहता है और अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं, शीर्ष अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण और पुच्छक अधिवर्षण। शीर्ष अधिवर्षण है शुक्र अपवाही नलिका, इसी में खुलती है। यानी जो वृषण जालक से शुक्र अपवाही या वासा इंफ्रेसिया निकलती है वो अधिवर्षण में खुलती है और अधिवर्षण के शीर्ष अधिवर्षण में खुलेगी। मध्य अधिवर्षण यह वर्षण के पृष्ठ सतह से चिपका रहता है और पुच्छ अधिवर्षण यह अंतिम भाग होता है। कार्य क्या है, यहाँ पर शुक्राणु का अस्थायी संग्रहण होता है। अधिवर्षण के अंदर शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है और शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान है वो अधिवर्षण के द्वारा दिया जाता है।
ये मानव का जनन तंत्र का डायग्राम है। मानव के जनन तंत्र में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, तो ये वर्षण के ऊपर पाया जाता है अधिवर्षण, और वर्षण है वो वर्षण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं। वर्षण से एक एक जोड़ी निकलती है शुक्र वाहिनी। ये शुक्र वाहिनी शुक्राशय में खुलती है। शुक्र वाहिनी कहाँ पर खुलती है? शुक्राशय में। और शुक्राशय में रक्त का लाने का अपवाही और अभिवाही धमनी रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है। फिर शुक्राशय से एक वापिस नलिका निकलती है, ठीक है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। कि कैसे क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी। तो ये नर जनन तंत्र का डायग्राम है। अगला पॉइंट है शुक्र वाहिनी। देखो शुक्र वाहिनी, तो वर्षण की संरचना पढ़ ली, अधिवर्षण की पढ़ ली। अब है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी देखो क्या, यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है शुक्र वाहिनी। इसकी कोशिकाओं द्वारा एक तरल स्रावित किया जाता है। और शुक्र वाहिनी की कोशिकाएं हैं, उसके द्वारा एक तरल पदार्थ है वो स्रावित होता है, जो शुक्र वाहिनी के मार्ग को शुक्राणुगमन हेतु चिकना बनाता है। और ये इसके कोशिकाओं द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होता है, वह तरल पदार्थ शुक्र वाहिनी के मार्ग को शुक्राणुगमन हेतु चिकना बनाता है। शुक्र वाहिनी में शुक्राणु गति करते हैं। शुक्र वाहिनी के अंदर शुक्राणु गति यानी वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और उन शुक्राणुओं को शुक्र वाहिनी के द्वारा शुक्राशय तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा शुक्राणुओं को शुक्राशय में तथा वहां से एक मोटी संरचना एम्पुला में भेजा जाता है। एम्पुला में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है। तो यह पॉइंट हो गया शुक्र वाहिनी। अगला जो नर जनतंत्र का पॉइंट है वो है मूत्र मार्ग। मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलकर सखलनीय वाहिनी में मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला पॉइंट है नर जनतंत्र का सिसन। यह नर का मिथुनांग होता है। इसका अग्र भाग मोटा होता है जिसे सिसन मुंड कहते हैं। सिसन का अधर भाग वेजाइना वेस्कुलस कहलाता है। अगला भाग है सहायक ग्रंथियां। अब देखो नर जनतंत्र में सहायक ग्रंथियां हैं, वो प्रोस्टेट और काउपर्स दो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। अब है पहली प्रोस्टेट ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि है मूत्र मार्ग के आधार भाग के ऊपर पाई जाती है। यह क्षारीय तरल स्रावित करती है, और यह ग्रंथि है वो एक क्षारीय तरल स्रावित करती है। इसमें स्पर्मीन, लाइसोजाइम आदि रसायन उपस्थित होते हैं, और इस ग्रंथि के अंदर स्पर्मीन है, लाइसोजाइम है, ये रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, यह वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है, और यह वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। यह वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। अगली ग्रंथि है काउपर्स ग्रंथि। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। काउपर्स ग्रंथि प्रोस्टेट के नीचे की ओर होती है तथा मूत्र वाहिनी के दोनों ओर पाई जाती है। इसके द्वारा एक क्षारीय पारदर्शी तरल स्रावित किया जाता है। यह तरल मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाता है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि दोनों के द्वारा ही क्षारीय तरल स्रावित किया जाता है। तीसरी ग्रंथि है शुक्राशय ग्रंथि। यह वीर्य का 70 से 75% भाग बनाती है। इसमें फॉस्फेट, शर्करा व फ्रक्टोज अणु पाए जाते हैं। ये शुक्राणु की गति के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये होगी शुक्राशय ग्रंथि। तो यहाँ पर अपना जो नर जनन तंत्र है वो कंप्लीट हो गया। नर जनन तंत्र के अंदर वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि वर्षण की शुक्र जन नलिकाएं हैं, वो केंद्र की ओर सीधी और पृष्ठ भाग की ओर जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे वर्षण जालक कहते हैं। और वर्षण जालक से नलिका निकलती है जिसे शुक्र अपवाही या वासा इफ्रेसिया कहा जाता है, और यह वासा इफ्रेसिया वो अधिवर्षण में खुलती है। अब अधिवर्षण क्या है? वर्षण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना होती है अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस।
यह एक पतली 6 मीटर लंबी कुंडलित कोमा के आकार की संरचना होती है। इसमें संयोजी द्रव्य भरा रहता है और इसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण और पुच्छक अधिवर्षण। अधिवर्षण के कार्य शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह और शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करने का इसका कार्य होता है। फिर शुक्रवाहिनियां यानी शुक्राशय से एक एक क्या प्रत्येक वर्षण है, प्रत्येक वर्षण से एक एक क्या निकलती है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करती है, वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इन शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाने का काम होता है शुक्रवाहिनी का। तो यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। इसकी कोशिकाओं द्वारा एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जो शुक्रवाहिनी के मार्ग को शुक्राणु गमन हेतु चिकना बनाता है। शुक्रवाहिनियों में शुक्राणु गति करते हैं और इसके द्वारा शुक्राणुओं को शुक्राशय में तथा वहां से एक मोटी संरचना एम्पुला में भेजा जाता है और एम्पुला में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है। अगला भाग था मूत्र मार्ग। मूत्राशय से मूत्र निकलकर संकलनीय वाहिनी में मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है और ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। फिर सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट, काउपर्स और शुक्राशय ग्रंथियां प्रोस्टेट और काउपर्स इनके द्वारा एक क्षारीय तरल स्रावित किया जाता है। ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसके द्वारा स्पर्मीन, लाइसोजाइम आदि रसायन भी इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और ये थी लास्ट वाली शुक्राशय ग्रंथि जो कि वीर्य का 70 से 75% भाग बनाती है और इसके अंदर फॉस्फेट, शर्करा, फ्रक्टोज के अणु आदि होते हैं जो कि शुक्राणु को गति के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं।